हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीव हिंद एकेडमी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हमने बाल विकास के पिछले वीडियो में वाइगॉस्की के जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम एक और सिद्धांत लेके आए हैं। इसका नाम है नैतिक विकास सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब आते हैं और ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए जानते हैं कि सिद्धांत को किसने दिया और सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो यह सिद्धांत हमारा किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम लिख देते हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, और जीन पियाजे में लिखा था हमने स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, और वाइगॉस्की में लिखा था रूसी मनोवैज्ञानिक, तो इसको नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा कि इसको ना पढ़िएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो हम कहेंगे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन्होंने क्या क्या बताई सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम जानते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता होती क्या है? नैतिकता, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह जन्म से तो नैतिकता लेके पैदा नहीं होता है। वह समाज में आता है, चीज़ों को देखता है, क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं, उस हिसाब से जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ग्रहण करता है। ठीक है, उन्हीं में क्या होती है? हमारी नैतिकता होती है। नैतिकता एक समाज के रूप से देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा गुण है। ठीक है, तो ये वह चीज़ है जो बच्चा समाज से ही ग्रहण करता है। ठीक है, जन्म के साथ लेकर पैदा नहीं होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में? जब बच्चा समाज के साथ समाज में रहता है, ये वैसा बोल सकते हैं, समाज में रहता है, तब उसमें नैतिकता का गुण विकसित होता है। गुण विकसित होता है। नैतिकता का गुण विकसित होता है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, इसके बारे में समझिएगा। सर्वप्रथम हमने बताया कि नैतिकता क्या होती है, कि बच्चा जब जन्म के बाद में आता है, ठीक है, तो वो समाज से अंतःक्रिया करता है, देखता है हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनसे जो अच्छी चीज़ें ग्रहण करता है, उसमें क्या होती है? नैतिकता भी होती है। ठीक है, तो यह नैतिकता हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कितने सिद्धांत में क्या क्या अवस्था बताई है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के संदर्भ में 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और इन तीनों अवस्थाओं के भी 2-2 उप अवस्थाएं भी होती हैं। तो ठीक, कुछ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कोहलबर्ग ने कितने अपने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो हम कहेंगे हमने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। और कुछ कुछ में क्या होता है कि 3 अवस्थाओं का ऑप्शन आता ही नहीं है, तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। ठीक, क्यों 6 लगाएंगे? क्योंकि इन्होंने हर एक अवस्था की 2 उप अवस्था बताई है। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ठीक, उसमें हम 6 अवस्था लगाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कोहलबर्ग ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था जो कोहलबर्ग ने बताई थी वो कौन सी थी? प्राक में क्या होता है? पूर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कि प्राक वहाँ पेपर ना लिख के या पूर्व आ जाए, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या होती है? प्राक रूढ़िगत। इसको हम बोल सकते हैं पूर्व परंपरागत। ठीक है, नैतिक अवस्था। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम में प्राक रूढ़िगत लिख के आ रहा है या पूर्व परंपरागत लिख के आ रहा है, दोनों एक ही अवस्था के नाम है, नैतिक अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसकी उम्र कितनी बताई है उन्होंने? 4 से 10 वर्ष। जब बच्चा 4 से 10 वर्ष के बीच में होगा तो वह पूर्व परंपरागत अवस्था के नैतिक स्तर पर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? परंपरागत या रूढ़िगत या परंपरागत नैतिक स्तर। इसकी उम्र कितनी बताई है इन्होंने? 10 से 13 वर्ष।
ठीक है, उम्र जरूर याद कर लीजिएगा। हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में अपने जो उन्होंने सिद्धांत की अवस्थाएं बताई हैं उसमें क्या क्या उम्र दिए हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरे क्या है, तीसरी हमारी क्या है, कौन सी अवस्था है, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, स्तर या अवस्था। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि स्तर लिख रहे हैं या अवस्था लिख रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो इन्होंने इसकी उम्र क्या बताई थी, 13 वर्ष से अधिक। 13 वर्ष से अधिक, ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने जो बताया थी इस सिद्धांत की अवस्था क्या बताई थी इन्होंने, 13 वर्ष से अधिक। ठीक है, इन्होंने अपने नैतिक विकास स्तर के 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली कौन सी, प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, इसकी आयु क्या थी, 4 से 10 वर्ष। दूसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई थी, रूढ़िगत परंपरागत नैतिक स्तर, इसकी आयु इन्होंने क्या बताई, 10 से 13 वर्ष। तीसरी क्या आयु इन्होंने बताई थी, उत्तर रूढ़िगत उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, इसकी आयु इन्होंने बताई 13 वर्ष से अधिक है। तो अब हम इन जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे कि इनकी क्या क्या सब अवस्थाएं हैं, क्या क्या इनके मतलब जो इनके अंदर जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए नैतिक विकास स्तर सिद्धांत जो कोहलर वर्ग ने दिया था उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं इसकी हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने पहली अवस्था क्या बताई थी, प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत यही बताई थी ना। ठीक है, तो इसकी 2 सब स्टेजेज होती हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा था इन्होंने। इसकी उम्र हमने क्या बताई थी, 4 से 10 वर्ष बताई थी ना। ठीक, तो अब इसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भागें कौन कौन सी थी, पहली थी दंड एवं आज्ञानुपालन। ठीक है, पहली क्या थी, दंड एवं आज्ञानुपालन। दूसरी क्या थी, वैयक्तिक, ठीक है, या विनिमय बोल सकते हैं, वैयक्तिक या विनिमय। ठीक है, और इसको साधनात्मक सापेक्षता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधनात्मक सापेक्षता भी बोलते हैं। तो हमने पूर्व परंपरागत जो नैतिक स्तर था इसको 2 भागों में तोड़ दिया। पहला क्या था, दंड एवं आज्ञानुपालन। दूसरा क्या था, वैयक्तिक एवं या विनिमय, और उसको क्या कह सकते हैं हम, साधनात्मक सापेक्षता। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डीपली जानते हैं क्या होता है। तो दंड एवं आज्ञानुपालन की अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे उसको लगता है कि इस चीज़ को करने से हमें दंड मिलेगा, अगर हम ये चीज़ करेंगे, अगर ये काम करेंगे तो हमें मम्मी मारेंगी या पापा डांटेंगे। ठीक है, तो वह उस चीज़ को नहीं करता है। ठीक, बात समझ में आ रही है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ से जो माइंड के कॉन्सेप्ट आप बनाते चलिए, खुद पढ़ते चलिए और खुद से नोट्स बनाते चलिए। ये मतलब इस अवस्था में क्या होगा, दंड में क्या करेगा बच्चा, जो वो कार्य नहीं करेगा जिससे उसको लगेगा कि हमें डांट पड़ेगी या हमें मार खानी पड़ सकती है। ठीक है, अनुसार आज्ञानुपालन क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, जिस चीज़ से उसको फायदा हो, समझे, जिस चीज़ को बड़ाई मिले। ठीक है, जिस चीज़ से उसकी हम लोग बड़ाई करें, बड़े उसकी बात उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो वह वो चीज़ को करेगा। ठीक, दस का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। दंड का मतलब क्या होता है, बच्चा उस चीज़ को नहीं करेगा जिससे उसको दंड मिले, और उस चीज़ को करेगा जिससे उसको मतलब बड़ाई मिले या प्रशंसा मिले। ठीक है, और दूसरा क्या है, वैयक्तिक एवं या साधनात्मक और सापेक्षता। इसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा, विनिमय का मतलब समझ रहे हैं आप, विनिमय का मतलब क्या था, आदान प्रदान। मतलब जैसे आप बच्चे से कहेंगे जाओ दुकान से ये चीज़ ले आओ, तो क्या कहेगा, इसमें से 2 रुपये हम भी ले लेंगे या हम टॉफ़ी लेंगे जब ये काम करेंगे। तो यहाँ से बातें समझ में रहे ना कि विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है
कि बच्चा क्या करेगा, यहाँ से हम समझ सकते हैं बच्चा क्या करे, बच्चे से हमने कोई कार्य कहा तो कहेगा कि हमें भी कुछ दो तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये ही होता है व्यक्ति या विनिमय या साधनात्मक सापेक्षता। उसमें क्या होता है, बच्चे में अहंकार की भावना आ जाती है। कौन सी? अहंकार की भावना। अहंकार की भावना आ जाती है। ठीक, तो समझते हुए चलते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था को हमने दो भागों में बांटा। पहली क्या थी? दंड एवं आज्ञानुपालन। दूसरा क्या था? साधनात्मक सापेक्षता। इसमें हमने क्या किया, दंड को बच्चा वो कार्य करेगा वो कार्य नहीं करेगा जिससे उसको दंड मिले, परंतु वो कार्य जरूर करेगा जिससे उसको प्रशंसा हासिल हो। ठीक है, तो ये हो गया दंड एवं आज्ञानुपालन। और दूसरा क्या था हमारा? साधनात्मक सापेक्षता। इसमें क्या था, बच्चे में थोड़ा सी अहंकार की भावना आ जाएगी और वो विनिमय करना सीख जाएगा, मतलब और झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी इसमें आ जाती है। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या करेगा बच्चा? झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोलना सीख जाएगा। झूठ बोलना सीख जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम बच्चे से कहेंगे जाइए दुकान से ये चीज़ ले आइए, तो कहेगा कि हम भी टॉफ़ी ले लेंगे या हमको भी चॉकलेट दिलाइए, तब हम ये चीज़ करेंगे। उससे कहेंगे जाओ बेटा कुछ ले आओ जाके, तो यही हमसे कहेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अहंकार की भावना आ जाती है इसमें और झूठ बोलना भी बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपने पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरी अवस्था के बारे में, जो थी हमारी परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था क्या थी? दूसरी अवस्था हमारी क्या थी? परंपरागत या रूढ़िगत नैतिक स्तर था ना। इसकी आयु हमने क्या बताई थी? 10 से 13 वर्ष बताई थी। ठीक है, और इसकी क्या होती है? 2 सब स्टेजेज होती हैं। हमने बताया था प्रत्येक की 2 सब स्टेज होंगी। इस कुल मिला के 6 सब स्टेजेज होंगी इसकी। ठीक है, तो इसकी क्या थी? पहली क्या थी? इसका था बच्चा क्या होता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, इसको बारे में अभी बता रहे हैं। और दूसरी क्या थी? तो दूसरी क्या थी? सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, तो पॉइंट आप लोग को समझा रहे हैं। गुड बॉय गुड गर्ल का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत स्तर है उसको भी 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया है, कोहलरबर्ग ने बांटा है। ठीक है, तो पहले कौन से थे? गुड बॉय और गुड गर्ल। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या होता है? अच्छा लड़का, और जो लड़कियां होती हैं वो अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती हैं। मतलब वो कार्य करेंगी जिससे उनकी प्रशंसा हो, और वो कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको मतलब दंड मिले या उनको डांट पड़े। ठीक है, जो समाज में अच्छी चीज़ें चली आ रही हैं वह वही चीज़ें सीखेगा। ठीक है, अच्छा लड़की। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? एक मतलब अच्छे रूप से अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इस चीज़ में कि एक विशेषता और है, इसमें अब बच्चा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वह कार्य कभी नहीं करेगा जिससे उसकी प्रशंसा ना हो। ठीक है, या उससे उसको डांट पड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होती है? प्रशंसा की अवस्था भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रशंसा की अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाते रहिएगा। परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांटा गया था। पहला गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़की और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है बालक। ठीक है, दूसरा क्या? सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, बच्चा वह कार्य कभी नहीं करेगा जिससे उसको समाज क्या करे? निगलेक्ट करे। वह कार्य करेगा जो समाज में पहले से चले आ रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है? समाज में पहले से चले आ रहे हैं और समाज के विरुद्ध नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब समाज में स्वीकृत कार्य ही करेगा, समाज के सिद्धांतों पर चलेगा, बोल सकते हैं हम इसके। समाज के सिद्धांतों पर चलेगा। समाज के सिद्धांतों पर चलेगा। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? इस उम्र में क्या होगा? बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? उस सिद्धांतों पर चलेगा जिससे उसको समाज में स्वीकृति मिले और समाज के विरुद्ध कार्य इसमें
नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये भी परंपरागत स्तर भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो अवस्था है वो कौन सी थी, उत्तर परंपरागत अवस्था, उसके बारे में भी उसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी तीसरी अवस्था क्या थी, तीसरी अवस्था हमारी थी परंपरागत या कौन सी थी, उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, इसकी आयु हमने क्या बताई थी आपको, 13 साल से अधिक। ठीक है, 13 साल से अधिक बालक जब होगा तो वह इस अवस्था में होगा। ठीक है, तो इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है जानते हैं। पहला क्या होता है, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी है, पहला है हमारी जो बच्चा होगा वह समाज के साथ अनुबंध बनाने की कोशिश करेगा, मतलब सामाजिक अनुबंधता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता। ठीक है, तो हमने उत्तर परंपरागत स्तर को 2 भागों में बांट दिया। पहली क्या है, सामाजिक अनुबंधता, दूसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चा वह कार्य कभी नहीं करेगा जिससे उसका समाज के साथ संपर्क टूटे। ठीक है, वह कार्य कभी नहीं करेगा जिससे समाज के साथ उसका संबंध टूटे, समाज के साथ उसका संबंध टूटे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता क्या होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, थोड़ा समझदार होता है यहाँ तक आते आते, तो वह समाज के उन चीज़ों को त्याग कर देता है जो बुराई होती है समाज में। ठीक है, और उन चीज़ों को पकड़ लेता है जो समाज की मतलब अच्छाई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, अपने मन की सुनता है, मन की सुनता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा समझदार हो चुका है होता है, इसलिए वह अपने मन की सुनता है। दूसरा क्या लगता है, उसमें विद्रोह की भावना होती है, किसके प्रति, जो समाज में जो बुराइयां चली आ रही, कुरीतियां चली आ रही, उसके विपरीत, ठीक, उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना भी होती है, विद्रोह की भावना होती है। ठीक है, तो यह रही सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता के बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली। तो उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत अवस्था की उम्र कितनी होती है, 13 वर्ष से अधिक की होती है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा है, सामाजिक उन्मुक्तता और सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता। ठीक है, युवा कार्य जो कभी नहीं करेगा बच्चा जिससे समाज के साथ उसका अनुबंध टूटे, समाज के साथ उसका जोड़ टूटे। ठीक है, हमेशा सामाजिक जो नियम होते हैं उन पर चलने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, और सार्वभौमिक नैतिक अवस्था क्या है, उसमें बच्चा क्या होता है, समझदार हो गया होता है, तो सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का प्रयास करता है। ठीक है, तो मन की सुनता है, अपने मन से काम लेता है, और विद्रोह की भावना होती है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। इसकी सब स्टेज जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर यू हिंद अकेडमी की तरफ से आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक, साथियों तक चीज़ों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।